सयाम बेटा, अरीशा तो ठीक है। सयाम जो कब से अरीशा के करीब बैठा था, उसे अपने पीछे से असफन साहब की आवाज़ आई थी। सयाम ने खौफ से आंखें बंद करके खोली थी और अरीशा के करीब से उठा। देख लें, आपके सामने है, वो संजीदगी से उन्हें कहता रूम से निकल गया था बाहर। असफन साहब ने नम आंखों से उसके बिस्तर पर पड़े वजूद को देखा, जबकि लिजा बेगम आंसू साफ करती तेज़ी से उसके करीब जाती उसका माथा चूम गई थी। असफन, देखे ना हमारी बेटी को क्या हो गया, मैं आपसे कहती थी ना इसे वापस लेकर आए। देखें, हमारे पास थी तो वो ठीक थी, लिजा बेगम ने रोते हुए कहा। असफन साहब ने करीब आते उसका पीला जर्द चेहरा देखा जो 100 साल की बीमार लग रही थी। नर्स अंदर आई और अरीशा के ड्रिप वगैरह देखने लगी तो लिजा बेगम फ़ौरन सीधी हुई, मेरी बेटी को होश कब आएगा? देखें, इनको अगर चंद घंटों में होश ना आया तो इनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है, दुआ करें आप लोग। नर्स पशेमानी से कहती वहाँ से चली गई, जबकि लिजा बेगम उसका बेहोश वजूद देखती फूट फूट कर रो दी। हमने बहुत देर कर दी असफन, बहुत देर कर दी हमने, हमारे बच्चे बहुत दूर हो गए हमसे। असफन साहब ने अपनी आंखें साफ की और उसके सर पर हाथ फेरा। मुझे यकीन है हमारी बेटी को जल्दी होश आ जाएगा, परेशान मत हो तुम। असफन साहब ने लिजा बेगम को बाहों के हिसार में लेते हुए कहा, बेटी तो उनसे दूर ही थी, अब बेटा भी दूर हो गया था। वो ये पैसा, ये शोहरत किसके लिए कमा रहे थे? अपनी बीवी, अपनी औलाद के लिए ना। और आज वही औलाद उनसे दूर हो गई थी, उन्हीं की वजह से, अपनी वजह से। उनकी वो गहरी सोच में डूबे वहाँ से बाहर चले गए थे, जहाँ यारम खामोशी से साकित बैठा था। वो अंदर तक नहीं आया था, ना ही उसे अभी किसी ने देखा था। न जाने क्यों उसके बेहोश वजूद को देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। असफन साहब ने उसे खामोश अकेले खड़े देखा तो उसके करीब आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। यारम ने उन्हें नज़रअंदाज किया था, फिर नज़र उठाकर देखा लेकिन जवाब ना दिया। सना बेगम और हानम भी जावियार के साथ सुबह से हॉस्पिटल में थे, लेकिन उसने सबको यहाँ से भेज दिया था। वो अकेला अपनी बीवी के साथ यहाँ रहना चाहता था। वो ठीक हो जाएगी, असफन साहब सिर्फ इतना ही बोले थे। यारम ने उनसे नज़रें फेर ली, वो किसी की हमदर्दी नहीं चाहता था। आप लोग जाएं, मैं अपनी बीवी के पास ही हूँ, वो सर्द लहजे में बोला। असफन साहब ने उसे देखते सर इस बात में हिलाया और कुछ ही देर में लिजा बेगम के इसरार को नज़रअंदाज करते वो उन्हें वहाँ से लेकर चले गए थे। उसने अंदर आते अरीशा के मशीनों में जकड़े वजूद को देखा था, जिसके माथे पर बैंडेज थी, कंधे पर पट्टियाँ थी। उसके करीब बैठते यारम ने बैंडेज उसके पहलू को देखा था। हाथ अपने दोनों हाथों में थामते उसे अकीदत से चूमा और फिर उस पर झुकते हमेशा की तरह पहले उसके माथे पर होंठ रखे और फिर आंखों पर बोसा दिया और फिर उसकी ठोड़ी पर लब रखते यारम ने नम आंखों से उसे देखा। अरीशा, यारम सुल्तान कमज़ोर नहीं है, मुझे पता है, तुम बस मुझे सज़ा दे रही हो, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, फिर क्यों तकलीफ़ दे रही हो मुझे? वो उसके हाथ को बार बार चूमते नम लहजे में बोल रहा था। 15 घंटे गुजर चुके थे लेकिन अरीशा को होश नहीं आया था। डॉक्टर्स अब सच में परेशान थे। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे इजहार करूं? मैं उठते बैठते तुमसे इजहार करूंगा। तुम चाहती हो मैं तुमसे प्यार करूं? मैं बहुत प्यार करूंगा कि तुम खुद रश्क करोगी खुद पर। तुम नहीं चाहती ना, तुम नहीं जानती, मैं बचपन से ही मोहब्बत के मामले में बदकिस्मत रहा हूँ। अगर तुम भी दूर चली गई ना तो मर जाऊंगा मैं। वो उसके हाथ की पुष्ट पर होंठ रखे आंखें बंद किए बोल रहा था। दिल डूब रहा था उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि गुजरते हर लम्हे के साथ उसकी रूह को कांटों पर घसीटा जा रहा। प्लीज़ इस तरह से आंखों को बंद मत रखो कि मुझे सज़ा मत दो इस तरह। इन आंखों में वही वीरानगी, इन आंखों में वही दीवानगी देखना चाहता हूँ जो मैं हमेशा से देखता हूँ, जो हमेशा मेरे लिए होती है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी दीवानगी का दीवाना हूँ। प्लीज़ इन आंखों को खोलो, देखो मैं तड़प रहा हूँ, कितना तड़प रहा हूँ मैं। यारम की आंख से आंसू टूटकर उसके हाथ पर गिरा तो उसकी उंगलियों में हरकत हुई। यारम ने चौंकते सर उठाते उसे देखा और फिर अपने हाथ में धरे उसके हाथ को जिसकी उंगलियों ने हरकत की थी। अरीशा, अरीशा। यारम ने बदहवासी के आलम में उसका नाम पुकारा तो उसकी आंखों में भी हलचल हुई। डॉक्टर, डॉक्टर। वो धाड़ा था कि डॉक्टर तेज़ी से अंदर आई थी। ये देखें, मेरी वाइफ को होश आ रहा है। उसने डॉक्टर को रास्ता दिया जो फ़ौरन अरीशा का चेकअप करने लगी थी। अरीशा ने आंखें मीची थीं और फिर हल्के से खोली और उसे देखकर यारम गहरा मुस्कुराया। दिल ही दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया था। मुबारक हो मिस्टर सुल्तान, आपकी वाइफ को होश आ गया, शी इज़ ऑल राइट नाउ। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती वहाँ से चली गई थी।
अरीशा ने आंखें खोलते चारों तरफ देखा। वो कहाँ थी? उसने उठने की कोशिश की तो कंधे से उठती बेतहाशा तकलीफ पर सिसकती हुई कराह वापस लेटी। यारम तेजी से उसके करीब आया। क्या कर रही हो? अभी जख्म ताज़ा है, आराम से लेटो। उसका लहजा गुस्से में डूबा था लेकिन आवाज़ नर्म थी। फिक्र में गूंधी हुई अरीशा ने आंखें खोलते उसके बिखरे बाल और उलझे हाल में बगौर उसको देखा। जब यारम उसके बाल संवारते उसके माथे पर लब रखते उसे चूम गया और पीछे होते उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल बेतासुर था, हमेशा की तरह। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। इन 24 घंटों में लम्हे लम्हे मरा हूँ मैं। अपनी हर अजियत का हिसाब तुमने बहुत बेदर्दी से लिया कि अगर तुम्हें आज होश ना आता तो मेरी जान निकल जाती। यारम ने सरगोशीनुमा लहजे में उसकी नाक से नाक जोड़ेगा कि अरीशा ने उसके चेहरे को इतने करीब से देखा तो उसे बहुत थका हुआ मालूम हुआ। जबकि उसके मुंह से ये अल्फाज सुनते उसके दिल में अजीब सी चुभन हुई। यारम ने दूर होते उसे देखा तो वो खामोशी से उसे चेहरा मुड़ती आंखें बंद कर गई। यारम ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही चंद लम्हे उसे देखता रहा। वो जानता था वो जब भी खामोश होती थी खफा हो जाया करती थी और वो अब भी यही कर रही थी। फिलहाल वो कुछ नहीं बोला। जब उसी लम्हे सयाम तेजी से अंदर आया, यारम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानता था सबको यहाँ से जाने का वो कह चुका था, लेकिन एक शख्स था जो ढीठों की तरह यहीं मौजूद था, अपनी बहन को छोड़कर नहीं गया था। सयाम ने उसके दूसरी तरफ आते हुए अरीशा के गाल पर हाथ रखा, जबकि यारम यूं ही अरीशा का हाथ थामे बैठा था। अरीशा ने आंखें खोलते उसे देखा, जो आंखें खुलते ही उसकी मुस्कुराया था और झुककर उसके माथे पर लब रखे। बहुत तंग किया है तुमने मुझे, एक बार ठीक हो जाओ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सयाम ने नम लहजे में गुस्से से कहा तो वो होली से मुस्कुराए। तुमने भी तो इतने साल मुझसे दूर रहकर मुझे तंग किया था ना, वो धीमे लहजे में बोली, जिसे सुन सयाम ने सरस बात में हिलाया। बदला ले रही थी तुम सबसे? सयाम की बात पर उसने चेहरा मुड़ते एक नज़र यारम को देखा जो उसे ही देख रहा था। सयाम की बात पर उसने चेहरा मोड़ते एक नज़र यारम को देखा जो उसी को ही देख रहा था। फिर तल्खी से मुस्कुराते उसने मुंह फेरा। मेरे जाने से किसी को कोई फ़र्क। वो भी अपना जुमला मुकम्मल करती कि यारम ने उसके होंठों पर हाथ रखते उसे खामोश करवाया। माथे पर बलों का जाल बिछा था। वो भवें भींचे उसे देखने लगा था। हाथ पर गिरफ्त मजबूत हुई, जबकि सयाम भी उसकी हरकत पर, उसकी बात पर तड़प उठा था। तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि किसको क्या फ़र्क पड़ता है। सयाम ने उसके सर पर चपत लगाई थी तो वो आंखें बंद करती हल्का सा मुस्कुराए। चलो आराम करो तुम, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ फिर। सयाम उसके बाल सहलाता बोला और एक नज़र यारम को देखता खामोशी से वहाँ से चला गया था। अरीशा की मुस्कुराहट सिमटी। तुम ठीक हो अब? यारम ने उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, लेकिन अरीशा ने कोई जवाब ना दिया। अपने हाथ को उसके गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मजीद गिरफ्त मजबूत की। मुझे अकेले रहना है, अरीशा ने चेहरा मोड़ते हुए संजीदगी से कहा। मैं रहने ही नहीं दूंगा अकेले। जब मैं हूँ तो अकेले रहने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? यारम ने एक आईब्रो उठाते हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। अरीशा ने चेहरा मुड़ते उसे संजीदगी से देखा। हमेशा तो अकेले छोड़कर चले जाते थे, फिर आज ये मेहरबानी किस लिए? उसके संजीदा से सवाल पर यारम की मुस्कुराहट सिमटी थी। उसकी खामोशी महसूस करते अरीशा ने चंद लम्हे उसे संजीदगी से देखा, फिर अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन यारम की पकड़ से आज़ाद नहीं करवा सकी अपना हाथ। इन 24 घंटों में तन्हा रहकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। वो उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते नरमी से उसके हाथ को ज़रा ऊपर करते उन उंगलियों पर अपने होंठ रख गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त सामने लेटे वजूद से ज़्यादा उन उंगलियों में उसकी ज़िंदगी में कुछ और ज़रूरी ना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वक्त सामने लेटे वजूद से ज़्यादा, उन उंगलियों से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में कुछ और ज़रूरी हो ही ना। जबकि अरीशा जो संजीदगी से उसका चेहरा देख रही थी, उसके लफ्ज़ों और उसकी हरकत पर सांस अंदर को खींचती भूल गई थी कि दूसरा सांस लेना भी है। जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें मेरी अजियतों का भी हिसाब देना है। तुम्हें अभी यारम सुल्तान को भी झेलना है। वो उसकी आंखों में अपनी फुरासरार आंखें गाड़े हुए बोला। अजीब सी खुमारी सर पर सवार हो रही थी। वो उसे अपने हिसार में लेना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। जबकि उसके बरक्स अरीशा तो अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती, उसी देखने में गुम थी। जब उनका दरवाज़ा नॉक हुआ, यारम ने उससे नज़रें फेरी और मुड़कर पीछे देखा, जहाँ उसके होश में आने की खबर सुनते असफन साहब फ़ौरन वहाँ पहुँचे थे। यारम ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर दूसरी नज़र अरीशा को, जिसके चेहरे के तासुरात नाकाबिले हद तक सख्त हो गए थे, आंखें नम हो गई थी। यारम ने अरीशा का हाथ छोड़ा और वहाँ से उठता खामोशी से बाहर की तरफ चला गया। वो चाहता था कि अरीशा के ताल्लुकात उसके माँ
बाप से ठीक हो जाएं, क्योंकि माँ बाप से दूर रहने की तकलीफ़ उससे बढ़कर कौन जान सकता था। कैसी है मेरी बेटी? असफन साहब ने अंदर आते उसके सर पर हाथ रखा तो उसने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने माथे से हटाया था। जब लीज़ा बेगम भी अंदर आई थी, आंखें नम थी। एक दफ़ा भी नहीं देखोगी बाप की तरफ? असफन साहब का भीगा लहजा महसूस करते और अपनी माँ को दरवाजे के करीब खड़ा देखते वो आंखें बंद कर गए। आंख से आंसू टूटकर बालों में जज्ब हुआ। आप हटें, नाराज़ है वो आपसे, मुझसे नहीं है नाराज़, मैं तो माँ हूँ ना। लेज़ा बेगम ने असफन साहब को ज़रा दूर किया और ख़ुद उसके करीब हुई। उसके बाल संवारने लगी, आंसू चेहरा भिगो रहे थे। बेटी की संग दिली से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि जब वो किसी से रूठ जाती तो फिर पत्थर दिल हो जाती। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई। अरीशा ने तड़प कर आंखें खोली थी। आंसू तेज़ी से निकलते बालों में जज्ब हुए। असफन साहब की आंखें भीगी थी। उन्हें इस तरह रोते देख वो वाकई एक अच्छे माँ बाप साबित नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता था कि एक गोली लगने से मेरे सारे रिश्ते मेरे कदरदान हो जाएंगे। अरीशा ने भीगे लहजे में कहा कि लीज़ा बेगम ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मेरी जान, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, हम बहुत बुरे हैं, जिसका एहसास हमें बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन हमने बहुत देर कर दी। वो उसके आंसू साफ करते बोली तो असफन साहब ने करीब आते उसका माथा चूमा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, हमने अपनी औलाद को एहसास से कमतरी का शिकार बना दिया, हमें माफ़ कर दो बेटा। असफन साहब ने उसके गाल पर हाथ रखते कहा तो वो उन्हें देखे गई। आंखों में आंसू भरे जा रहे थे। यारम बहुत अच्छा इंसान है बेटा, मैं चाहता था कि तुम्हें वो शख्स मिले, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मैं हूँ तो एक बाप ही ना, अपनी बेटी को किसी अच्छे हाथों में ही देना चाहता था। असफन साहब ने पशेमानी से कहा, लेकिन आपने उसके सामने अपनी बेटी को तो गिरा दिया ना डैड। वो समझता है कि मैं वाकई एक झूठी और कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जिसने खुद को उसके लिए बदनाम किया ताकि यारम सुल्तान को हासिल कर सके। अरीशा ने तकलीफ दे लहजे में कहा। उसे याद थे यारम के अल्फाज जो उसने आखिरी बार में कहे थे उससे। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बुरा नहीं बनाया, ना उसने तुम्हें बुरा समझा। यारम ऐसा इंसान नहीं है, उसके लिए अपने दिल में कुछ भी बुरा मत रखो। वो एक मुखलिस और ईमानदार शख्स है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो अगर कारोबार में इतना ईमानदार हो सकता है तो फिर रिश्तों में कितना ईमानदार होगा। उसे एक मौका ज़रूर दो मेरे बेटे, वो बहुत अच्छा शोहर साबित होगा। असमान साहब ने उसे नरमी से समझाया। अरीशा खामोश हो गई थी। वो जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो अच्छा इंसान अपनी अच्छाई में हमेशा उसे भूल जाता था। वो अपनी अच्छाई के साथ उसका दिल हमेशा तोड़ देता था। उसके लिए हमेशा सब पहले आते हैं और सबसे आखिर में। अपने प्यार का इजहार करना उसके लिए एक सज़ा ही तो बन गया था। यारम ने उसकी मोहब्बत की इतनी बेकदरी की थी कि आज वो खुद को भी गलत समझने लगी थी। वो उसके लिए कभी भी उस मकाम पर नहीं जा सकती थी जहाँ वो अपने ख़ास रिश्तों को रखता है। अरीशा तल्खी से मुस्कुराई, जबकि दरवाजे के उस पार खड़ा यारम उसकी तल्ख मुस्कुराहट और उसके लफ्ज़ों पर ज़मीन की आखिरी तह में धंसा था। वो हर शय के साथ इंसाफ करते करते अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी कर गया था, लेकिन अब नहीं, अब वो सब ठीक कर देगा। वो हर उस कमी को पूरा कर देगा जो उनके रिश्ते में दूरी पैदा कर रही थी। वो उसे हद से ज़्यादा करीब कर लेगा कि अरीशा यारम सुल्तान फिर से जी उठेगी। उसका काफ़ी खून बह चुका था। नूर अभी थोड़ी देर पहले उसे ब्लड डोनेट करके आई थी। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। माही उसकी बहन थी, उसकी माँ के बाद वही सबसे करीब थी उसके, और आज वो इस हाल में थी। अब नूर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाथों में चेहरा छुपाते वो फूट फूट कर रो दी थी। जरमान उसके करीब आया और उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। सनशाइन, परेशान मत हो, माही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है ना, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। जरमान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन पर करीब सख्त करते कहा तो इस बात में सर हिला गए। वो बहुत तकलीफ़ में है मान, हमें समझ नहीं आ रहा उसकी तकलीफ़ कैसे कम करे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसका क्या कसूर था मान। नूर मज़ीद शिद्दत से रोते बोली तो जरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे ना उसे, लेकिन अगर तुम भी ऐसे रोगी तो फिर कैसे संभालेंगे हम उसे। वो उसे बच्चों की तरह समझा रहा था, जबकि पीछे खड़ा अलमीर सिकंदर दोनों को देख रहा था और अपने दिल की किरचियों को समेटते उसके पीछे की तरफ कदम उठाए और फिर वहाँ से निकलता चला गया। उसे अपना आप यहाँ मिसफिट लगा था। वो जिस तरह जरमान के साथ अपना गम बांट रही थी, उसे अपनी फ़िक्रें बता रही थी, और जरमान जिस तरह मोहब्बत से उसे समेट रहा था, अलमीर को उन दोनों के बीच कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। जो फासले उसने बढ़ाए थे, जो कमी अलमीर सिकंदर ने पैदा की थी, वो कमी और फासले जरमान खान ने समेटे थे।
और इतनी खूबसूरती से समेटे थे कि हाला नूर उसकी बेवफाई को भी भुला गई थी। वाकई ज़रमान खान एक अच्छा इंसान था, लेकिन दूसरी तरफ जो उसका नुकसान हुआ था वो शायद सारी ज़िंदगी भी उसे नहीं भुला सकता था। अलमीर सिकंदर हार गया था आज। वो घर लौटा तो लाउंज में ज़ावियार बैठा था, उसी को कॉल्स करते उसका इंतज़ार कर रहा था। ज़ावियार सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था। इस बीच वो 10 बार अलमीर को कॉल कर चुका था, लेकिन फ़ोन ऑफ जा रहा था। वजाहत साहब अलमीर से बात करना चाहते थे, लेकिन वो घर में होता तो कोई बात करता ना उससे। कहाँ थे तुम? किसी चीज़ का होश है तुम्हें ज़रा? मैं यहाँ पागल हो चुका हूँ हर चीज़ को हैंडल करते करते, और तुम अपना फ़ोन ऑफ करके बैठे हो। जावियार ने गुस्से से उसे देखकर कहा, जो खामोशी से आता सोफे पर बैठते पीछे सर टिका गया। माही ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अलमीर ने आंखें बंद करते बस इतना ही कहा था। जावियार सुस्तर रह गया था चंद लम्हों के लिए, फिर वो उसके करीब आते बैठा। कैसी है वो अब? तुम उसके पास थे? जावियार के सवाल पर अलमीर ने आंखें खोली। ठीक है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। उसने न्यूज़ देख लिया। अलमीर ने थके थके लहजे में उसे बताया। उस वक्त वो ज़हनी और जिस्मानी हर तरह से थक चुका था। जो कारनामा अंजाम दिया गया उसके बाद वो बची, और करती भी तो क्या। वजाहत साहब की सर्द आवाज़ उन दोनों को पीछे से आई, तो दोनों ने मुड़ते वजाहत साहब को देखा जो चलकर उनके सामने आए थे। अलमीर उन्हें देखते ही खड़ा हुआ था। तुमसे एक मीडिया हैंडल नहीं हुई अलमीर सिकंदर? भूल गए थे क्या कि एक लड़की, एक इज्जत है तुम्हारे साथ? वजाहत साहब ने सर्द लहजे में अलमीर के शर्मिंदा चेहरे को देखते तीखे लहजे में कहा कि जावियार भी अपनी जगह से उठा। डैड, इसकी उसमें कोई गलती नहीं थी, तुम चुप रहो। अपने भाई की हरकतों पर पर्दा डालने के लिए पैदा नहीं किया तुम्हें। एक लड़की तुम्हारी वजह से जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम सोच सकते हो उसके लिए कि कितनी अजियत की बात है ये। जावियार कुछ कहता कि वजाहत साहब ने गुस्से से उसे झिड़का। वो खामोश हो गया था। मैंने एक फ़ैसला किया, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले का मान रखोगे। वजाहत साहब की बात पर उन दोनों ने पहले तो एक दूसरे को और फिर वजाहत साहब को देखा। महरमा से निकाह कर लो तुम। वजाहत साहब की बात थी गोया धमाका था। वो सरता पैक झिंझड़ा गया था। हाला यूसुफ की बहन महरमा यूसुफ। जब जावियार ने पलटकर अलमीर का चेहरा देखा तो बिल्कुल बेयकीनी से वो अपने बाप को देख रहा था। उसके दिमाग में भी यही बात आई थी, लेकिन नूर के लिए अलमीर की पसंदीदगी जानते वो खामोश हो गया था। जबकि अलमीर का चेहरा उस वक्त बेहद सुर्ख हो चुका था, जिसे देख वो अच्छी तरह समझ गया कि ये बात उसके लिए नाकाबिले कबूल है। न जाने अब वो क्या करेगा।